सेक्शन 3 जैसे कि मैं कह रहा था ट्रैफिकिंग का, जिसमें अगर एक बच्ची या औरत को ट्रैफिक किया जाए तो उसमें 10 साल सज़ा है। और सेक्शन 4B एग्रीवेटेड ट्रैफिकिंग, उसमें भी चालान मंजूर किया गया है। जब 2 से ज़ायद लोग किसी को ट्रैफिक कर रहे हों तो उसे एग्रीवेटेड ट्रैफिकिंग कहा जाता है, और उसको कहा जाता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप ने ट्रैफिकिंग की है। ये बहुत बार कहा गया कि जी गैंग कहाँ है, गैंग कहाँ है। कानून गैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, कानून कहता है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप। 4B का इसमें तलाक हुआ है। ये दफ़ात इसमें लगी हैं। फ़िलहाल 375 जो ज़िना रेप के हवाले से दफ़ा थी, सिर्फ वो है जिसका तलाक अभी नहीं किया गया। मगर अभी MLO की जो दरख्वास्त, उस पर भी फैसला आना बाकी है। हो सकता है उस पर कोई फैसला आने के बाद हमें ज़्यादा सिचुएशन क्लियर हो, बट जो रीजनिंग है चलान के ऑर्डर की वो कल मुतवक्को है। आज चूँकि आखिर वक्त तक जब तक जज साहब बैठे हुए थे और बड़ी पेशेंट उन्होंने, मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ जज साहब की, कि बड़ी तसल्ली से ये सुनते हैं। किसी फरीक को ये शिकायत नहीं होती कि हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया। तो बेल की दरख्वास्त चल रही थी तो चलान उन्होंने वर्बली सुना दिया। उसके बाद बेल की जो दरख्वास्त थी, मुल्ज़िम के जो दलाइल हैं वो मुल्ज़िम के वकील आपको बेहतर देंगे। हम अपने दलाइल के हवाले से आपसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो हमने सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट की और हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में ये वाज़े किया कि बच्ची जो 16 साल से कम हो उसकी स्टेटमेंट इममटीरियल होती है। उसका अपने खुद से कहना कि मैं अपनी मर्ज़ी से कही थी, या इवन यहाँ तक फैसले हैं कि जहाँ उन्होंने अगवाकार को कहा कि मुझे ले चलो अपने साथ, तब भी अगवाकार की गलती है जो कि बच्ची कम सिन है। ये फैसले रखे गए। उसके अलावा ये फैसले हमने जज साहब के सामने रखे कि इस्लाम के अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट का मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फैसला है 5 रुकनी बेंच का कि इस्लाम में शादी कोई खुफिया चीज़ नहीं है। तो जहाँ खुफिया शादियाँ हों और बच्चियों को उनके वलियों से, सरपरस्तों से, ख़ानदान से दूर रख के शादियाँ हों, और उसके बाद जो दूल्हा है वो अडल्ट हो और वो बच्ची के जवान होने का, बालिग होने का, आकिल होने का इंतज़ार ना करे, क्योंकि हो सकता है बच्ची उस वक्त अपनी नीयत बदल दे। इन तमाम तरह की चीज़ों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट के ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। और ये भी है कि जो जिसको बार बार कहते हैं जिस्मानी बुलूगत, प्यूबर्टी, ये ऐसे केसेस में एक रेलेवेंट फैक्टर हो सकता है, मगर ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। अक्सर ये आर्गूमेंट ये आता है कि जी चूँकि बच्ची प्यूबर्ट है तो जो फैसला करना चाह रहा। अक्सर लोग इस्लाम की भी गलत तशरीह पेश कर रहे होते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, आपकी नेक नीति होगी, आप यकीनी तौर पे अल्लाह के दीन की खिदमत करना चाह रहे हैं, मगर अल्लाह की दीन की सही खिदमत है पहले अल्लाह के दीन को पढ़ना, फिर समझना, तहकीक करना और सही बयान करना। दावत भी करें तो कम से कम समझ के पढ़ के करें। मज़ीद ये हमने जो स्टेटमेंट्स रखे जज साहब के सामने दलाइल के अंदर, वो ये बात रखी कि मुल्ज़िम ने कैसे एक तरीके से फ्रॉड करके लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल हासिल की थी, और कैसे चकमा दे के एक अदालत से छुपा के कि उसने पहले प्रोटेक्टिव बेल कहीं से अप्लाई की मगर उसको नहीं मिली, फिर वो यहाँ तक पहुँचा है। हमने वो खतूत भी जो हमने IU को लिखे थे वो तमाम व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के साथ, जिसमें बार बार इसरार कर रहा था मुल्ज़िम की जी माफ़, मैटर ख़त्म करें, मैटर ख़त्म करें, मुझे माफ़ कर दें, मैटर ख़त्म कर दें। ये भी हमने जज साहब के सामने रखा कि ये विटनेस टेम्परिंग में और बैजरिंग में आता है। इसके अलावा हमने ये जजमेंट भी जज साहब के सामने रखे इसमें कि 375 का बेशक इस वक्त चलान के हवाले से इतलाक़ ना हुआ हो, मगर बेल सुनते हुए अगर फैक्ट्स ऑफ द मैटर्स में आर्गूमेंट सुनते हुए जज साहब को लगे कि इतलाक़ होता है तो उसके हवाले से भी वो बेल की चीज़ों को देख सकते हैं। तो वो कुछ तरह रखे। फिर यकीनी तौर पर असगर अली और हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा, जिनकी बेलें पहले खारिज हुई थी 364A की वजह से, अभी चूँकि 364A लगा हुआ है, चलान में कॉग्निज़ेंस ले लिया गया है, तो सेम फैक्टर इन पे अप्लाई होता है। और वो तो सहूलतकार थे, मेन आर्किटेक्ट्स और ऑर्केस्ट्रेटर तो ये थे शब्बीर और ज़हीर। और फिर CDR में इनकी लोकेशन का आना चलान से ये सामने रखा जज साहब के। बच्ची का मुहविया का पहली रिकवरी का 5 जून को चिश्तियाँ भावलपुर से मुल्ज़िम के पास से होना, ये रखी बात जज साहब के सामने। बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई होना, और कैसे सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ये फैसले दे चुकी है कि जहां वाक़े से बहुत पहले इजरा हुआ हो बर्थ सर्टिफिकेट का और उसमें एक डेट लिखी हुई हो, और वो डेट कंसिस्टेंटली सारे हुकूमती दस्तावेज़ात में लिखी हुई हो, तो उस डेट को ओवरराइड नहीं किया जा सकता मेडिकल एविडेंस। तो हम तो ये भी खुश नहीं कि नियर टू 15 है, हम तो कहते हैं अंडर 14 है बच्ची। तो वो केस को अभी हमने साहब के सामने रखा और बताया कि अवामी कॉलोनी UC23 से तस्दीक शुदा है बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें भी आईं। और फिर हमने जज साहब के सामने जो CDR हमें हासिल हुई थी, एक नक्शा उस हवाले से रखा कि कैसे ये पूरी जर्नी हुई है पंजाब से लेके कराची, और फिर बच्ची को वापस ले जाया गया है। और काफ़ी लंबे दलाइल थे, तो हो सकता है कुछ 1-2 पॉइंट्स मेरे जहन से भी निकल रहे हों, बट जज साहब ने पूरी बात मुकम्मल सुनी है, मुल्ज़िम की बात भी मुकम्मल सुनी है। इंसाफ हमारी अदालतों में एक फेयर हेयरिंग है,
اس کے بعد جو فیصلہ کریں گے وہ ہر جج صاحب آزاد ہیں کہ قانون کی روشنی میں اپنی عقل کے حساب سے فیصلہ کریں. اگر کسی کو گریونس ہوگی وہ ہم ہو یا ملزم کی سائڈ ہو تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے. ہمیں عدالتوں کے اوپر بجا تنقید نہیں کرنی چاہیے. عدالتوں کا کام ہے فریقوں کو سنیں, اپنا فیصلہ کرے اور پھر ہم اس کو ہائر اپیلیٹ فورم میں لے جائیں. MLO کی درخواست پہ اوپر سے کیا ہوا آج؟ MLO کی درخواست بھی تھی, بڑی لمبی جرا ہم تو کر چکے تھے اپنی, اور ان کی جرا چل رہی تھی جو کہ آج بھی چلنی تھی. وہ MLO کی جرا کل 12 بجے ہے دوبارہ سے, اور جو 164 کی انہوں نے درخواست دی ہے, مگر کل 11 بجے کا وقت رکھا ہے جج صاحب نے اناؤنس کرنے کے لیے بیل کا آرڈر کہ بیل خارج کی جا رہی ہے, بیل دی جا رہی ہے. ہم نے تو ریکویسٹ کی تھی کہ آج ہی اناؤنس کر دیں چونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ ملزم بھی فرار نہ ہو جائے, کل شاید عدالت ہی نہ آئے. بٹ چونکہ جج صاحب نے بہتر سمجھا کہ ہم کل کریں گے, اور آیو کی ذمہ داری اور باقی کی ذمہ داری ملزموں کی خود ذمہ داری انہوں نے پیش ہونا ہے, وہ بری ضمانت ہے, تو امید ہے کہ وہ پیش ہوں گے. اور پھر جو بھی فیصلہ ہو, کوئی گریونس ہوگا تو آپ ہائر فورم پہ جا سکتے ہیں. میں اس حوالے سے زیادہ کوئی جوڈیشل پروسیڈنگ کی بات کرنا بہتر نہیں سمجھوں گا. ویسے ہی ایک طریقے سے جس طریقے سے اس کیس پہ رپورٹنگ ہوئی ہے اور عدلیہ کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں, جس پہ کچھ کنٹیمپٹ چیزیں فائل بھی ہوئی ہیں, ایسی کوئی عدالت نہیں ہے اس کیس میں جس میں ہم پیش ہوئے ہوں اور جہاں عدالت کے ججز نے یہ بات کہی یہاں کہی ہو کہ ہمارے کردار کے حوالے سے ہمارے بارے میں کیوں باتیں کی جائیں. بہت افسوسناک بات ہے ہمارے لیے. بطور وکیل جب ہم جج صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم شرمندہ ہوتے ہیں. تو میں اگین ان صحافیوں کا شکر گزار ہوں جو کورٹ رپورٹر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیسے سب جوڈیس پروسیڈنگس کو رپورٹ کیا جاتا ہے, اور جو سیکھ رہے ہیں سیکھنے کے عمل میں ان کے لیے ہدایت کی اور سیکھنے کی دعا ہے. یہ کر سکتے ہیں کہ اس کیس میں کوئی بھی ایسے جج صاحب نہیں ہیں جن کے پاس کسی نہ کسی صورت میں یہ کیس آیا ہو اور انہوں نے یہ آبزرویشن نہ دی ہو, کیونکہ اس طرح کی جب آپ باتیں کریں گے اور پریشر میں لینے کی کوشش کریں گے عدلیہ کو, جو کہ بہت ہی غلط مائل بات ہے. دیکھیے پولیس کی حماقتیں دکھانا, پولیس کا کوئی کرپشن دکھانا میڈیا تک وہ ایک اور بات ہے. وہ ایک پبلک سرونٹ ہے, وہ ایگزیکٹو کے اندر آتے ہیں. جوڈیشری ایک سیپریٹ ونگ ہے اور جوڈیشری کی انٹیگریٹی ہی سب کچھ ہے. عدالت پہ بھروسہ ہے اس لیے تو ہم سارے گھنٹوں آرگیو کر رہے ہیں. لوگ اپنی زندگی موت کے فیصلے لے کے ایک آدمی انجان آدمی کے سامنے بیٹھے ہوئے نا, کسی کے سگے تو نہیں ہے جج صاحب, کوئی بھی جج صاحب اس بلڈنگ میں ہوں, کیوں بیٹھے؟ کیونکہ تقدس ہے, وقار ہے ان اداروں کا, ان جج صاحبان کا, وہ ہم نے برقرار رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو سر کل امید ہے کہ ان کی بیل کینسل ہو جائے گی یا پھر توسیع کر دی جائے گی؟ دیکھیں اگر کینسل ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپیل فائل کریں گے تب بھی ہمیں آگے کام ہے ہمارے لیے پڑا ہوا, اور اگر گرانٹ کر دی جاتی ہے تو ہم اپیل فائل کریں گے تب بھی ہمارے لیے کام آگے پڑا ہوا ہے. سکون تو نہ آپ کو آنے والے کچھ مہینوں میں نہ ہمیں. آسان جواب یہ ہے. تھینک یو.